हेलो फ्रेंड्स, साइंस की इस सीरीज़ में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा और आगे। तो आज हम देखेंगे विभवांतर और विद्युत वाहक बल में क्या अंतर है। कल हमने पढ़ा विभवांतर क्या होता है। विभवांतर ही वो कारण है जिसकी वजह से किसी भी सर्किट में, किसी भी मेटल में जिसमें कि होकर के विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, वो इसी वजह से प्रवाहित होती है अगर उसके दोनों सिरों के बीच विभवांतर पैदा कर दिया जाए। ठीक है। अब उसके अलावा एक टर्म और है, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल होता क्या है? ये है हमारा मेटल, ठीक है। इसमें है इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव आयंस भी, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। अब इसमें सेल जब लगाया जाता है, कोई सेल जोड़ा जाता है, तो होता क्या है कि इस सेल का एक सिरा नेगेटिव और एक सिरा पॉजिटिव है, ठीक है। तो विभवांतर और विद्युत वाहक बल की व्याख्या लगभग एक जैसी लगती है, लेकिन बहुत थोड़ा सा अंतर है। विभवांतर के केस में क्या होता है, विभवांतर हम किसे कहते हैं? जब हम ये सेल जोड़ देते हैं तो इसके अंदर जो आवेश है, कोई भी यूनिट आवेश, चाहे वो ये आपका जो इलेक्ट्रॉन है उस पर एक आवेश है, जब वो आवेश इस बैटरी को जोड़ने के बाद जितना कार्य उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो ऊर्जा व्यय होती है, ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो जो ऊर्जा व्यय होती है जब इसमें बैटरी लगा दी जाती है, सेल लगा दिया जाता है, तो सेल लगाने के बाद इसके अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन है या एक आवेश है, उसको एक जगह से दूसरी जगह वो चलना शुरू करता है। तो एक जगह से दूसरी जगह चलने में जितनी ऊर्जा खर्च होती है, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाने में जितनी ऊर्जा खर्च हो जाती है, उसको क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं, ठीक है। और ये सेल जितनी ऊर्जा देता है उस आवेश को आगे बढ़ने के लिए, जैसे इसका ये नेगेटिव सिरा है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे इस सिरे के, ये रिपल करेगा, यानी इनको प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं। ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है, तो समान आवेश क्या करेगा? धक्का देगा। तो जिस बल से धक्का देते हैं, जितनी ऊर्जा से धक्का देते हैं, जो ऊर्जा देते हैं इलेक्ट्रॉनों को बहने के लिए, उसको क्या कहा जाता है? विद्युत वाहक बल। बहुत थोड़ा सा अंतर होता है विद्युत वाहक बल और विभवांतर में, समझ का थोड़ा सा फेर है। बस इतना याद रखिए कि विद्युत वाहक बल दी गई ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन को चलाने के लिए, ठीक है। और विभवांतर क्या है? जब इलेक्ट्रॉन चल रहा है या आवेश चल रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो उसको जाने में जितनी ऊर्जा खर्च हो गई, उस एकांक आवेश को एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो ऊर्जा खर्च हो गई, उसे क्या कहा जाता है? विभवांतर कहा जाता है, ठीक है। उसको विभवांतर के नाम से देखा जाता है कि दोनों जगहों के विभवों का बीच का अंतर क्या है। विभव के बारे में हमने पढ़ा था, किसी अनंत से किसी एक आवेश को जब हम विद्युत क्षेत्र के अंदर लाते हैं तो जो कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं? उसी को उस बिंदु का विभव कहते हैं। और किसी दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़े उसे दूसरे बिंदु का विभव कहते हैं। तो कुल मिला के है क्या? कार्य ही हैं। दोनों बिंदुओं तक लाने में, किसी आवेश को लाने में जो कार्य किए गए हैं वही कार्य ही विभव हैं, ठीक है। और इनके अंतर की वजह से ही इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होता है। जहाँ विभव ज़्यादा होता है वहाँ से, जहाँ विभव कम होता है उधर की ओर चलने लगता है आवेश। ये सिंपल सा नियम याद रखिए कि जहाँ ज़्यादा होगा और जहाँ कम होगा, ज़्यादा से कम की ओर चीज़ें चलने लगेंगी। जैसे हमने टंकी का एग्जाम्पल लिया था, पानी की 2 टंकियाँ थीं, एक टंकी में पानी ज़्यादा था, एक में कम था, दोनों को एक पाइप से जोड़ दिया गया, तो जिसमें ज़्यादा था उधर से कम वाले पानी, जिसमें कम पानी था और टंकी की ओर पानी चलने लगा ज़्यादा पानी वाली टंकी से, ठीक है। तो ये नियम हर जगह ही लागू होता है, ठीक है। तो विद्युत वाहक बल और विभवांतर दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ और है उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट है, उसको कहते हैं सेल का टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर क्या है? ठीक है। टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल, इन दोनों में भी अंतर कई बार करने को पूछा जाता है, ठीक है। दोनों 2 स्टेटमेंट दे देंगे और बोलेंगे कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट विद्युत वाहक बल के बारे में ट्रू है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट उसके बारे में, आपके टर्मिनल विभवांतर के बारे में ट्रू है। तो ये चीज़ें भी आ जाती हैं। जैसे अभी विभवांतर और विद्युत वाहक बल में अंतर देखा, वैसे ही आपके विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर में भी हमें अंतर आना चाहिए। फिर से इसी सेल पे आते हैं। ये सेल है, इसके एक सिरे पे प्लस है, एक सिरे पे नेगेटिव है, माइनस है, और ये हमारा तार है, ठीक है, धातु का तार, चाहे किसी भी धातु का तार हो जिसमें से होकर के बिजली प्रवाहित हो सकती है। सबसे ज़्यादा चालकता किसकी होती है? सबसे ज़्यादा चालकता होती है चांदी की, ठीक है। हमने पहले ही वीडियो में पढ़ा था। तो यहाँ पर प्लस और माइनस, ये दोनों से हमने ये तार के दोनों सिरे जोड़ दिए हैं। अब हम बात करते हैं टर्मिनल विभवांतर की। हमने विद्युत वाहक बल देख लिया कि जितनी ऊर्जा से ये इलेक्ट्रॉन को या एकांक आवेश को जितनी ऊर्जा देता है ये सेल आगे बढ़ने के लिए, उसको क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब टर्मिनल विभवांतर देखते हैं क्या होता है।
विद्युत वाहक बल क्या होता है, ये पूरे सेल को, इस पूरे सर्किट में, ये तार रहा, ये आपका सेल रहा, ये पूरा जो सर्किट बना है इसमें सेल और तार, जब ये दोनों सर्किट मिला करके, सर्किट के दोनों कंपोनेंट्स मिला करके जब हम विद्युत वाहक बल की गणना करते हैं, विभवांतर की गणना करते हैं, जब हम विभवांतर इन दोनों को मिला करके लेते हैं, पूरे सर्किट का जो विद्युत वाहक बल मिल रहा है, इसे जो ऊर्जा मिल रही है उसे जब पूरे सर्किट को मिला कर लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, और टर्मिनल विभवांतर क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, टर्मिनल विभवांतर किसको कहते हैं। आप इस सेल को हटा दो, मतलब सेल लगा है बट इस सेल का जो विभवांतर है उसको मत देखो, इस सेल का विभवांतर मत देखो। इस सेल के अलावा अगर सेल के बाहर यहाँ पर और सेल के बाहर यहाँ पर, इन दोनों को जोड़ करके एक वोल्टमीटर आपने लगाया, वोल्टमीटर एक यंत्र होता है जिससे विभवांतर नापा जाता है। तो सेल को हटा दिया, केवल और केवल इस तार के दोनों बिंदुओं के बीच हमने जब विभवांतर नापा, इस सेल को हटाने के बाद तो जो विभवांतर आता है वो टर्मिनल विभवांतर आता है। लेकिन जब ये सेल इस पूरे के पूरे सर्किट में लगा हुआ है, इस पूरे परिपथ में लगा हुआ है, तब सेल समेत इस पूरे परिपथ में प्लस और माइनस, सेल समेत किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर आता है इस सर्किट में, उसको क्या कहते हैं, वो नॉर्मल विभवांतर है। और जो ऊर्जा मिल रही है सेल से इस आवेश को बहने के लिए पूरे सर्किट में, किसी भी आवेश को, वो क्या है, विद्युत वाहक बल है। लेकिन जब हम इसको हटा दें, सेल को हटा दें और सेल के अलावा सेल लगा हुआ है बट सेल को हटा करके किन्हीं दो बिंदुओं के बीच पूरे सर्किट में जब हम विभवांतर नापते हैं तो उस विभवांतर को क्या कहते हैं, टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। ये डेफिनेशन भी कई बार पूछी जाती है, इसको टर्मिनल विभवांतर कहा जाता है। जो आपका सेल के अलावा जो विभवांतर होता है पूरे सर्किट का, उसको कहा जाता है टर्मिनल विभवांतर। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज हम देखते हैं, प्रेरण के बारे में छोटा सा आइडिया हमने पहले वीडियो में देखा था। अब आज इस वीडियो में देखेंगे कि प्रेरण के द्वारा आप किस तरीके से एक धातु के टुकड़े को चार्ज कर सकते हो। ठीक है, उससे पहले एक चीज़ आपको जानना जरूरी है कि जो हमारा अर्थ है वो न्यूट्रल है, लेकिन उसमें अनंत इलेक्ट्रॉन है और अनंत प्रोटॉन है। जैसे हमारे तार में कोई भी तार होता है, इसमें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस बहुत ढेर सारे धनायन और बहुत ढेर सारे ऋणायन, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, धनायन और इलेक्ट्रॉन दोनों ही इसमें बराबर बराबर मात्रा में रहते हैं और ये उदासीन रहता है क्योंकि इसके बीच में कोई भी विभवांतर नहीं लगाया गया है, इसलिए कोई करंट इसमें नहीं बहती। किसी भी तार में करंट तब बहती है जब दोनों सिरों पे विभवांतर पैदा किया जाए, और वो कैसे पैदा किया जाता है, सेल के द्वारा। अगर कोई एक तार का टुकड़ा ऐसे ही पड़ा है, उसमें सेल नहीं लगाते हैं, तो विभवांतर उत्पन्न नहीं होगा। विभवांतर यानी दबाव उत्पन्न करना। जैसे पानी की टंकियों में दो टंकियां थी, एक तरफ पानी ज़्यादा है तो दूसरी तरफ कम है, तो दबाव है, इधर ज़्यादा दबाव है इधर कम है, तो ज़्यादा दबाव से कम दबाव की ओर पानी चलने लगता है। उसी तरीके से जब विभवांतर पैदा करते हैं तो जहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं वहाँ से कम इलेक्ट्रॉन वाली जगह पे चार्ज चलने लगता है और करंट बहने लगती है। लेकिन अगर सेल ना हो तो विभवांतर पैदा नहीं होगा, जब विभवांतर पैदा नहीं होगा तो करंट नहीं बहेगी। ठीक है, तो ये जो चीज़ होती है जो हमने विद्युत धारा के बारे में पढ़ी है, इसके बारे में जानने के अलावा हमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जाननी ज़रूरी होती है वो होती है न्यूट्रल के बारे में जानना, कि न्यूट्रल कैसे करते हैं हमारे करंट को। जो करंट हमारे उसमें बह रहा है उसको न्यूट्रल करना, उसको ज़मीन, हमारी जो अर्थ है वो उसमें हम लगा देते हैं तो वो न्यूट्रल क्यों हो जाता है। न्यूट्रल इसीलिए हो जाता है क्योंकि जैसे हमारे तार में ढेर सारे प्लस और माइनस हैं, उसी तरीके से हमारी जो अर्थ है उस अर्थ में भी ढेर सारे प्लस और माइनस है, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और वो सारे चीज़ें उसके अंदर भी मौजूद हैं अनंत मात्रा में, क्योंकि ये बहुत बड़ा चालक है। पृथ्वी सबसे बड़ा चालक है और ये न्यूट्रल है, इसको कोई करंट दे नहीं पा रहा है। विभवांतर, पृथ्वी में विभवांतर पैदा नहीं कर पा रहा है कोई। ठीक है, और इस तार में विभवांतर हम सेल से पैदा कर देते हैं। जब विभवांतर पृथ्वी में पैदा नहीं कर पा रहा तो वो इतना बड़ा है कि कोई भी करंट उसमें जाएगा तो वो उसको सबको निगल जाती है। ठीक है, तो अब हम प्रेरण देखते हैं। प्रेरण से हम किस तरीके से धातु के एक टुकड़े को धनावेशित या ऋणावेशित कर सकते हैं। मान लीजिए ये आपका एक टुकड़ा है मेटल का, जिसमें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस चारों तरफ फैले हुए हैं। ठीक है, ये चारों तरफ फैले हुए हैं। अब इसके पास हम एक टुकड़ा और लाते हैं। ठीक है, और इस टुकड़े पर केवल और केवल क्या है, माइनस है। ठीक है, इस टुकड़े पर केवल और केवल माइनस है। ठीक, तो एक नेगेटिव चार्ज्ड मेटल का टुकड़ा हम एक ऐसे टुकड़े के पास लाते हैं जो चार्ज है ही नहीं, उदासीन है,
ठीक है, क्योंकि इसमें प्लस और माइनस बराबर मात्रा में है। तो जब आप नेगेटिव वाले टुकड़े को पास लाएंगे तो ये जो टुकड़ा है इस टुकड़े के साथ क्या होगा, इस टुकड़े के साथ होगा ये कि इस टुकड़े में जितने भी प्लस हैं वो किधर की ओर आ जाएंगे, इधर की ओर आ जाएंगे, क्योंकि जो माइनस है वो प्लस को अपनी ओर खींचेगा। विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। तो इधर माइनस, इसमें पूरा माइनस ही माइनस भरा हुआ है, तो ये प्लस वालों को इधर खींच लेगा और माइनस वाले पीछे चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस को पीछे ढकेलेगा लेकिन प्लस को अपनी ओर खींच लेगा। ठीक, तो जब ये प्लस को अपनी ओर खींचेगा, अब हमारा क्या हुआ, ये तो माइनस वाली प्लेट है, हमें इसको क्या करना है, इसको प्लस वाली प्लेट बनाना है। तो हम क्या करेंगे, जब हम इसको पास ला देंगे और ये प्लस प्लस सारा यहाँ पे रह जाएगा और माइनस उधर चला जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, अर्थ से जोड़ देंगे, यानी धरती से जोड़ देंगे, इसकी अर्थिंग कर देंगे। जब अर्थिंग कर देंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करेंगे, ये नीचे की ओर चले जाएंगे, इनका प्रवाह नीचे की ओर होने लगेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये सारा का सारा जो इधर वाला हिस्सा है माइनस वाला ये ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ यहाँ प्लस रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, ये सारा का सारा जब इसको हटा लोगे, अब इसको दूसरी वाली प्लेट को, तो ये पूरी प्लेट कैसी हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। अब ये प्लेट धनावेशित है, अब इसमें कोई ऋणायन नहीं है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम अगर किसी को नेगेटिवली चार्ज बनाना चाहते हैं, तो ये रहा आपका प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, चारों तरफ इसमें फैला हुआ था। अब इसके पास हम क्या लेकर के आए, एक प्लस वाला लेकर के आए जो पॉजिटिवली चार्ज है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा ये कि जितने नेगेटिव हैं इधर इकट्ठे हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि प्लस नेगेटिव को अपनी ओर खींचेगा, तो नेगेटिव इधर इकट्ठे हो जाएंगे और प्लस जो है यहाँ पे होंगे। ठीक, प्लस यहाँ पे होंगे। अब इसको जब हम अर्थ देंगे, अर्थिंग करेंगे, ठीक है, तो ये प्लस है, जब हमने अर्थिंग कर दी तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन, ये देखिए, ये ध्यान रखिएगा कि पॉजिटिव आयन कभी भी, जैसे पिछली बार इलेक्ट्रॉन को देखा था तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए थे, नीचे, इलेक्ट्रॉन नीचे चले गए थे। लेकिन जो पॉजिटिव आयन है ये कहीं नहीं जाता, ये स्थिर रहता है, इसको याद रखिएगा, इसकी मूवमेंट नहीं होती, मूवमेंट केवल और केवल इलेक्ट्रॉन की होती है। तो जब यहाँ पर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से, यानी अर्थ के पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, तो अर्थ के साथ जब अर्थिंग कर दिया, आपने जोड़ दिया, तो पृथ्वी से अब क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और किधर आएंगे, इधर की ओर आएंगे। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव आयन चाहे धरती में हो चाहे कहीं पर भी हो, पॉजिटिव आयन हमेशा ही अपनी जगह स्थिर रहते हैं। तो होगा क्या, अब यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की ओर चलेंगे तो इस पॉजिटिव को क्या कर देंगे, इसको ख़त्म कर देंगे और थोड़े इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी चार्ज इकट्ठे हो जाएंगे। अब क्या करेंगे अब आप इसको क्या करेंगे, आप हटा लेंगे। जब आप इसको हटा लेंगे तो ये प्लेट क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ये प्लेट नेगेटिव हो जाएगी। इस तरीके से एक प्लेट पॉजिटिव और एक प्लेट नेगेटिव आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और यही कॉन्सेप्ट कैपेसिटर में, संधारित्र कैपेसिटर जो लगे होते हैं ना आपके डिवाइसेस में, उन कैपेसिटर्स में यही सिद्धांत इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर जो हम चार्जिंग कर रहे हैं, किसी चार्ज्ड टुकड़े को किसी दूसरे धातु के टुकड़े के पास ला करके उसको पॉजिटिव या नेगेटिव जो बना रहे हैं, इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस से जिससे कि हम किसी टुकड़े को चार्ज कर रहे हैं आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रेरण यानी इंडक्शन। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, कैपेसिटर बनाने में। कैपेसिटर बनाने में क्या हो जाता है कि एक तरफ प्लेट बना लिया आपने प्लस वाली और एक तरफ प्लेट बना लिया आपने नेगेटिव वाली। जब एक तरफ प्लस वाली प्लेट बना ली और एक तरफ नेगेटिव वाली प्लेट बना ली, तो आपने क्या पैदा कर दिया, एक तरीके से विभवांतर पैदा कर दिया। बैटरी में यही तो होता है, एक सिरा प्लस है एक सिरा माइनस है। आपने क्या किया, दो प्लेटें बना करके एक छोटी सी बैटरी क्रिएट कर दी है जो लगातार एनर्जी नहीं देगी। एक बार पॉजिटिव आयन घूम गया, अगर नेगेटिव आयन घूम गया यानी इलेक्ट्रॉन घूम गया, तो सर्किट में करंट बह जाएगी। ठीक है, एक बार बह जाएगी, थोड़ी देर के लिए करंट बह जाएगी, क्योंकि इसमें कोई परमानेंट ये सेल नहीं होता, ये छोटा सा सेल ही होता है कैपेसिटर। संधारित्र या कैपेसिटर छोटा सा सेल ही होता है, लेकिन ये बहुत थोड़ी देर के लिए ऊर्जा दे सकता है। ठीक है, बहुत थोड़ी देर के लिए ही ऊर्जा दे सकता है। इसका इस्तेमाल क्या होता है, कैपेसिटर का इस्तेमाल होता है हमारे पंखे में जो लगे होते हैं, रेगुलेटर वगैरह लगे हैं, या उसमें जो कनेक्शन लगा हुआ है, अगर हम उसमें कहीं तार को ज़ोर से तोड़ें तो वहाँ चिंगारी निकलती है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे अगर हम कैपेसिटर लगा दें तो वो क्या करेगा, वो कैपेसिटर उस चिंगारी को नहीं निकलने देगा, वो करंट जो है इसके थ्रू पास हो जाएगी, जो आवेश होगा वो इसके थ्रू
इसको वो दे करके एनर्जी दे करके पास कर देगा। ठीक है, इसीलिए कैपेसिटर वहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जो कैपेसिटर वहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं वो आग लगने से बचाने के लिए भी, हमारे पंखों में बड़े बड़े कैपेसिटर भी होते हैं दूसरी जगहों पे, वो इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन कैपेसिटर जो हमारा नॉर्मल यूज़ होता है वो क्या होता है, ऐसा ही होता है। कैपेसिटर में एक तरफ नेगेटिव प्लेट होती है, एक तरफ पॉजिटिव प्लेट होती है, बीच में कुछ इस तरह का इंसुलेटेड जो है चीज़ भर दी जाती है जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ना बह सकें। कुचालक पदार्थ भर दिया जाता है। कैपेसिटर को जब आप खोलेंगे ना तो दो प्लेटें होंगी, एक प्लेट किसी धातु की होगी, दूसरी प्लेट किसी धातु की होगी, लेकिन दोनों प्लेटों के बीच में एक कुचालक पदार्थ होगा और दोनों प्लेटें उस कुचालक पदार्थ के इधर उधर लगी होंगी। ठीक है, तो ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि, क्योंकि इस पे नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव है, अगर ये दोनों के बीच में कुछ नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होने लगेंगे, इधर की ओर भाग सकते हैं, तुरंत ही वो सर्किट पूरा हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। इसलिए बीच में इंसुलेटर लगा दिया जाता है। अब होता क्या है कि ये तो इंसुलेट कर दिए गए, अब इसके दोनों सिरों से ऐसे करके कैपेसिटर में दो टांगें निकली होती हैं। अब इन दोनों टांगों से आप क्या करो, एक बल्ब जोड़ दो थोड़ी देर के लिए। जैसे ही जोड़ोगे तो ये रास्ता मिल गया इलेक्ट्रॉन को बहने का, क्योंकि विभवांतर है, बैटरी ही तो है एक तरीके की, एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है। आपने बीच में रास्ता बंद कर रखा था और ये पिन खुले छोड़ रखे थे, इनको जुड़ने का मौका नहीं था। आपने एक बल्ब लिया, जोड़ दिया, तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन कैसे बहने लगेंगे, ऐसे बहने लगेंगे। और विद्युत धारा कैसे बहेगी, उल्टी दिशा में। इलेक्ट्रॉनों के बहने की दिशा के उल्टी दिशा में विद्युत धारा बहती है। ठीक है, तो जब विद्युत धारा बहेगी तो ये बल्ब थोड़ी देर के लिए जल उठेगा। तो थोड़ी देर के लिए अगर किसी सर्किट में अगर ऊर्जा चाहिए या करंट चाहिए तो हम वहाँ पे क्या इस्तेमाल करते हैं, वहाँ कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। ऊर्जा के संचय, आपके आवेश के संचायक के रूप में कैपेसिटर का इस्तेमाल हो गया, और ऊर्जा के संचायक के रूप, आवेश के संचायक के रूप में, और साथ में आपका जो ये डिवाइसेस होती हैं, बिजली की डिवाइसेस होती हैं, उनमें आग लगने से रोकने की युक्ति के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से कैपेसिटर अलग अलग तरीके से यूज़ में आते हैं। मेन यूज़ है इसका आवेश का संचय करना, और आपने देख लिया कि किस तरीके से ये आवेश का संचय करता है। इलेक्ट्रॉन की गति, इलेक्ट्रॉन किधर गति करते हैं इसके बारे में अगर आपको पता है, धनायन कभी गति नहीं करते इसके बारे में अगर आपको पता है। तीसरी चीज़ अगर आपको ये पता है कि इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में बहते हैं उसकी उल्टी दिशा में ही हमेशा इलेक्ट्रिक करंट बहती है, अगर ये तीन चीज़ें आपको पता हैं तो आपको और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ की व्याख्या आप कर लेंगे इसमें, इलेक्ट्रिसिटी में। एंड आई होप कि अब आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। कुछ डेफिनेशंस हैं, उनको आप याद रखिएगा। तो अगर आप उनको याद रखते हैं, जैसे अभी आज हमने पढ़ा विद्युत प्रेरण क्या है, आपने टर्मिनल विभवांतर पढ़ा, तो ये छोटी छोटी चीज़ें पूछने में आती हैं, कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, इसलिए आप इनको याद रखिए। अदरवाइज़ कॉन्सेप्चुअली क्लियर होने के बाद आपको कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्ज़ाम में कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, तो आप उसको हल कर लेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि दो प्लेटें हैं, इस प्लेट को इधर लगाया, इस प्लेट को इधर लगाया, नीचे हमने सर्किट दे दिया, ये सर्किट सही है या नहीं है, या सर्किट को सही करने के लिए क्या करें। तो इस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक कैपेसिटर बनाया है, बताइए कि ये कैपेसिटर सही बना है या नहीं, क्या ये कैपेसिटर अभी चार्ज को स्टोर किए हुए है या नहीं। तो इस तरह से बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। तो आज हमने विद्युत प्रेरण पढ़ लिया, और विद्युत प्रेरण के साथ साथ हमने क्या पढ़ लिया, कैपेसिटर को ही पढ़ लिया। तो कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट और विद्युत प्रेरण यानी इंडक्शन, ये दोनों चीज़ें एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। इसको ठीक से समझ लीजिएगा, और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।